बैंक मैनेजर की अकड़ टूटी, बनी सत्य घटना। गांव धर्मपुर की सुबह हमेशा की तरह हल्की धुंध और खेतों की खुशबू से भरी थी। लेकिन उस दिन रामेश्वर चौहान के दिल में अजीब सी बेचैनी थी। 3 साल से लगातार सूखा पड़ रहा था। फसल आधी रह जाती, कर्ज दुगना हो जाता और उम्मीद हर बार थोड़ी और टूट जाती। उसके छोटे से घर में उसकी पत्नी सावित्री और बेटी आराध्या ही उसकी ताकत थी। आराध्या पढ़ाई में तेज थी। गांव के सरकारी स्कूल में हमेशा अव्वल आती थी और उसके सपनों की उड़ान खेतों की मेड़ों से कहीं ऊंची थी। लेकिन सपनों को सच करने के लिए पैसे चाहिए थे और पैसे रामेश्वर के पास नहीं थे, बल्कि उल्टा। वह बैंक का कर्जदार था। उस दिन रामेश्वर ने तय किया कि वह शहर के बैंक जाकर मैनेजर से कुछ मोहलत मांगेगा। शायद इंसानियत के नाते थोड़ा वक्त मिल जाए, ताकि वह अगली फसल तक अपने हालत संभाल सके। उसने पुरानी धोती पहनी, कुर्ते के बटन ठीक किए और हाथ में फाइल लेकर बस में बैठ गए। रास्ते भर उसकी आंखों के सामने आराध्या का चेहरा घूमता रहा। वह हमेशा कहती, बाबा मैं बड़ी अफसर बनूंगी, आपको कभी झुकने नहीं दूंगी। रामेश्वर मुस्कुरा देता। लेकिन आज उसे उस मासूम वादे में भी एक कसक महसूस हो रही थी। शहर का बैंक उसकी दुनिया से बिल्कुल अलग था। समसमाती फर्श, एसी की ठंडी हवा और लोगों के चेहरे पर आत्मविश्वास। वह धीरे धीरे मैनेजर के केबिन तक पहुंचा और दरवाजे पर खड़े गार्ड ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे उसकी गरीबी को तोल रहा हो। फिर अंदर जाने का इशारा किया। केबिन में बैठे थे विनय मेहता, बैंक के मैनेजर, सूट बूट में सजे, चेहरे पर घमंड साफ झलकता हुआ। रामेश्वर ने हाथ जोड़कर कहा, साहब मैं रामेश्वर चौहान, गांव धर्मपुर से। थोड़ा वक्त चाहिए कर्ज चुकाने के लिए। फसल खराब हो गई है इस बार भी। विनय मेहता ने फाइल उठाई, एक नजर डाली और फिर कुर्सी पर पीछे झुकते हुए हंसी उड़ाते हुए बोला, तुम जैसे लोग बस यही कहानी सुनाते रहते हो। कभी बारिश कम, कभी ज्यादा। बैंक कोई दान संस्था नहीं है। रामेश्वर ने विनम्रता से फिर कहा, साहब बस 3 महीने का वक्त दे दीजिए, मैं किसी तरह पैसे का इंतजाम कर लूंगा। मैनेजर का चेहरा सख्त हो गया। उसने टेबल पर हाथ मारा और गुस्से में बोला, तुम लोग को शर्म नहीं आती? लोन लेते वक्त बड़े बड़े वादे करते हो और जब चुकाने की बारी आती है तो रोने लगते हो। तुम जैसे लोग कभी कुछ बड़ा नहीं कर सकते। और यह सुनकर रामेश्वर का दिल जैसे साख हो गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन उसने खुद को संभालने की कोशिश की। और तभी मैनेजर ने गार्ड को बुलाया और कहा, इसे बाहर निकालो और अगली बार बिना पैसे के यहाँ मत आना। और गार्ड ने रामेश्वर को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। बैंक के बाहर खड़े लोगों की नजरें उस पर टिक गई। किसी ने सहानुभूति नहीं दिखाई, बस तमाशा देखते रहे। और रामेश्वर सड़क किनारे बैठ गया। उसके हाथ कांप रहे थे और आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उसने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन कहा, हे भगवान, क्या गरीब होना इतना बड़ा गुनाह है। शाम को जब वह घर लौटा तो आराध्या ने दरवाजा खोला। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन जैसे ही उसने अपने पिता की हालत देखी, उसकी मुस्कान गायब हो गई। बाबा क्या हुआ? उसने घबरा कर पूछा। रामेश्वर ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप बैठ गया। सावित्री ने भी चिंता से पूछा, लेकिन वह चुप ही रहा। थोड़ी देर बाद आराध्या उसके पास आई और उसका हाथ पकड़कर बोली, बाबा आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। तब रामेश्वर टूट गए। उसने बैंक में हुई सारी बात बता दी। कैसे उसे सबके सामने अपमानित किया गया, कैसे उसे धक्के मारकर बाहर निकाला गया। उसकी आवाज कांप रही थी और हर शब्द के साथ उसकी बेबसी झलक रही थी। आराध्या की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन यह आंसू कमजोरी के नहीं, ये गुच्छे और संकल्प के आंसू थे। उसने अपने पिता का हाथ कसकर पकड़ा और दृढ़ आवाज में कहा, हाँ बाबा, आज आपने जो सहा है उसका जवाब मैं दूंगी। मैं साबित करूंगी कि किसान का बच्चा भी बड़ा बन सकता है। उस रात आराध्या सो नहीं पाई। उसने अपने पिता के अपमान को अपने दिल में उतार लिया था। उसने तय कर लिया कि अब उसका एक ही लक्ष्य है, आईएएस बनना। अगले ही दिन से उसने अपनी पढ़ाई को एक नई दिशा दे दी।
हाँ सुबह 4 बजे उठना, हाँ देर रात तक पढ़ना, हर विषय को गहराई से समझना उसकी दिनचर्या बन गई। हाँ गांव के लोग उसे देख कर कहते, हाँ इतनी पढ़ाई करके क्या करेगी, आखिर में तो शादी ही करनी है। हाँ लेकिन आराध्य को अब किसी की बातों से फर्क नहीं पड़ता था। उसके सामने सिर्फ अपने पिता का झुका हुआ सिर और उनकी आंखों के आंसू थे। हाँ रामेश्वर भी अपनी बेटी के इस जज्बे को देखकर हैरान था। हाँ उसने खुद को और ज्यादा मेहनत में झोंक दिया। हाँ दिन रात खेत में काम करता, हाँ ताकि किसी तरह बेटी की पढ़ाई के लिए पैसा जुटा सके। हाँ कई बार उसे भूखा सोना पड़ता, हाँ लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। समय बीतता गया। आराध्या ने 12वीं में टॉप किया। हाँ फिर शहर के कॉलेज में एडमिशन लिया। हाँ वहाँ भी उसने अपनी मेहनत जारी रखी। उसने लाइब्रेरी में घंटे बिताई। हाँ पुराने नोट्स जुटाए और हर परीक्षा में अव्वल आती रही। हाँ 3 साल गुजर गई। इस दौरान रामेश्वर ने कई मुश्किलों का सामना किया, हाँ लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। हाँ बैंक का कर्ज अभी भी था, लेकिन अब उसके दिल में डर नहीं था। हाँ क्योंकि उसे अपनी बेटी पर भरोसा था। हाँ एक दिन सुबह सुबह गांव में खबर फैली, आराध्या चौहान IAS बन गई। हाँ पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग उसके घर के बाहर इकट्ठा होने लगे। रामेश्वर की आंखों में आंसू थे, हाँ लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के थे। आराध्या ने अपने पिता के पैर छुए और कहा, बाबा ये आपकी मेहनत और आपके आंसुओं का फल है। हाँ 3 साल पहले जिस बैंक से रामेश्वर को धक्के मारकर निकाला गया था, अब उसी बैंक में एक सरकारी निरीक्षण होना था। और उस निरीक्षण की जिम्मेदारी किसी और की नहीं, बल्कि नई नई नियुक्त कलेक्टर आराध्या चौहान के हाथ में थी। हाँ सरकारी गाड़ी जब शहर के उस पुराने बैंक के सामने आकर रुकी, हाँ तो पूरे इलाके में हलचल मची गई। हाँ सफेद गाड़ी पर लगी लाल बत्ती और आगे पीछे चल रही टीम को देखकर हर कोई समझ गया कि कोई बड़ा अधिकारी आया है। हाँ बैंक के अंदर अफरा तफरी मच गई। कर्मचारी अपनी अपनी टेबल ठीक करने लगे, हाँ फाइलें सजाने लगे। और सबसे ज्यादा घबराया हुआ था वही मैनेजर विनय मेहता। उसे सूचना मिल चुकी थी कि आज जिले की नई कलेक्टर निरीक्षण के लिए आ रहे हैं। हाँ दरवाजा खुला और कलेक्टर आराध्या चौहान अंदर दाखिल हुई। हाँ सादगी भरी साड़ी, हाँ चेहरे पर आत्मविश्वास और आंखों में तेज। उसे देखकर हर कोई खड़ा हो गया। हाँ विनय मेहता भी जल्दी से अपनी कुर्सी से उठकर हाथ जोड़ते हुए बोला, नमस्ते मैडम, हमारे बैंक में आपका स्वागत है। आराध्या ने हल्की सी नजर उस पर डाली, लेकिन कुछ नहीं कहा। उसने पूरे बैंक का निरीक्षण शुरू किया, हर फाइल को ध्यान से देखा। हाँ कर्मचारियों से सवाल किए और ग्राहकों से भी बात की। उसकी आवाज में सख्ती थी, लेकिन यह भी साफ झलक रहा था। निरीक्षण के दौरान वह एक कोने में रुक गई, जहां किसानों के लोन से जुड़ी फाइलें रखी थी। उसने एक फाइल उठाई, फिर दूसरी, और अचानक उसकी नजर एक पुराने नाम पर जाकर ठहर गई, रामेश्वर चौहान। उसके हाथ कुछ पल के लिए रुक गई। यादों का एक तूफान उसके अंदर उठ खड़ा हुआ। वही दिन, वही अपमान, वही आंसू। लेकिन उसने खुद को संभाला और शांत स्वर में पूछा, मैनेजर साहब इस फाइल के बारे में कुछ बताएंगे। विनय मेहता थोड़ा घबरा गया, लेकिन खुद को संभालते हुए बोला, मैडम ये एक पुराना केस है, लोन काफी समय से पेंडिंग था, इसलिए हमने नोटिस जारी किया था। आराध्या ने उसकी आंखों में सीधे देखते हुए कहा, और क्या आपने उस किसान की परिस्थिति समझने की कोशिश की थी, या सिर्फ नियमों का हवाला देकर उसे अपमानित किया था। यह सवाल सुनते ही विनय मेहता के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कलेक्टर को यह सब कैसे पता। उसकी आवाज कांपने लगी, मैडम मैं समझा नहीं। तभी आराध्या ने एक कदम आगे बढ़ते हुए दृढ़ आवाज में कहा, 3 साल पहले एक किसान इसी बैंक में आया था, थोड़ा वक्त मांगने, लेकिन आपने उसे धक्के मारकर बाहर निकलवा दिया था और कहा कि तुम जैसे लोग कभी कुछ बड़ा नहीं कर सकते, याद है आपको। बैंक में सन्नाटा छा गया। हर कर्मचारी अब ध्यान से यह दृश्य देख रहा था। विनय मेहता के माथे पर पसीना आ गया, उसकी नजरें झुक गई।
वह समझ चुका था कि आज किससे उसका सामना हुआ है। आराध्या की आवाज अब और गहरी हो गई। वो किशन मेरे पिता थे। और यह सुनते ही विनय मेहता के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वह अकलाते हुए बोला, मैडम मुझसे गलती हो गई, मैं माफ़ी चाहता हूँ। आराध्या ने तुरंत उसे रोक दिया। माफ़ी? क्या माफ़ी उन आंसुओं को वापस ला सकती है जो मेरा पिता ने उस दिन बहाई थी? हाँ, क्या माफ़ी उस अपमान को मिटा सकती है जो आपने उन्हें दिया था? हाँ, विनय मेहता चुप था। उसके पास कोई जवाब नहीं था। हाँ, कुछ पल की खामोशी के बाद आराध्या ने शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा, हाँ, मैं यहाँ किसी से बदला लेने नहीं आई हूँ। हाँ, लेकिन मैं यह जरूर सुनिश्चित करूंगी कि इस जिले में किसी भी किसान के साथ ऐसा व्यवहार दोबारा ना हो। उसने अपनी टीम की ओर मुड़कर आदेश दिए, इस बैंक के सभी लोन मामलों की पुनः जांच की जाए, खासकर किसानों की, और यह भी सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति के साथ अपमानजनक व्यवहार न हो। अगर ऐसा पाया गया तो सख्त कार्रवाई होगी। फिर उसने विनय मेहता की ओर देखा और कहा, एक अधिकारी की असली पहचान उसकी कुर्सी नहीं, उसका व्यवहार होता है। आपने अपनी कुर्सी का गलत इस्तेमाल किया था। अब समय है उसे सुधारने का। विनय मेहता की आंखों में शर्म थी। उसने सिर झुका लिया और धीमे स्वर में कहा, मैं वादा करता हूँ मैडम, अब कभी ऐसा नहीं होगा। निरीक्षण खत्म हुआ। आराध्या बाहर निकलने लगी। तभी उसने एक पल के लिए रुककर बैंक के दरवाजे की ओर देखा। वही दरवाजा जहां से उसके पिता को धक्के मारकर निकाला गया था। उसकी आंखों में हल्की नमी थी, लेकिन चेहरे पर संतोष भी था। बाहर गाड़ी में बैठते समय उसने अपने ड्राइवर से कहा, चलो घर चलते हैं। गांव पहुंचकर जब वह अपने पिता के पास गई, तो रामेश्वर उसे देखकर मुस्कुरा दिए। आराध्या ने उनके पास बैठकर कहा, बाबा आज आपके आंसुओं का हिसाब हो गया। रामेश्वर ने उसकी ओर देखा और धीरे से कहा, बेटी हिसाब तो उस दिन हो गया था जब तू इस कोर्शिप तक पहुंची थी। आज तूने सिर्फ इंसाफ किया है। आराध्या ने अपने पिता का हाथ थाम लिया। उस दिन न कोई गुस्सा था, न बदले की भावना। बस एक सच्चाई थी कि मेहनत और आत्मसम्मान कभी बेकार नहीं जाता। और उसी बैंक के बाहर आज भी लोग आते जाते हैं। लेकिन अब वहाँ एक फर्क है। अब किसी गरीब किसान को वहाँ से धक्के मारकर नहीं निकाला जाता। क्योंकि एक बेटी ने अपने पिता के आंसुओं को ताकत बना लिया था। ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। नोंध, यह कहानी काल्पनिक है।